हाय नमस्कार, मेरा नाम संकेत शेखर है। मैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा हूं और दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस इनिशिएटिव डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग के माध्यम से आप लोगों के बीच मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए आया हूं। मेरे सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर को सुनने के लिए दिल्ली नॉलेज ट्रैक के चैनल से जुड़े रहे। आइए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। मैं आशा करता हूं कि इससे पहले के लेक्चर को आपने देखा होगा जिसमें मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया और साथ ही मैंने आपको सेक्टर फ्लो ऑफ इकोनॉमी विद इन 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के बारे में भी बताया था। ठीक है, नेशनल इनकम को समझने से पहले मैं कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज को समझाऊंगा जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। आपको मैं बता दूं कि बिना प्रोडक्शन के कुछ नहीं होता है। सो इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन, उत्पाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। तो उत्पाद से ही हम नेशनल इनकम को सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम उत्पाद के कारण और उत्पाद की वजह से नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है उसको हम समझे, उनकी हम टेक्निकलिटीज पे जाएं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको कुछ इकोनॉमिक्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। प्रोडक्शन, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? सिंपल सी भाषा में समझिए कि एनीथिंग क्रिएटेड न्यू विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स। कोई नव चीज का निर्माण, ठीक है, वो निर्माण किसी भी माध्यम से हो सकता है। ठीक है, वो प्राइमरी प्रोडक्शन हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो मशीन में हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई नया क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स, उसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। गुड्स, सर्विसेज, एनीथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड, राइट। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये भी प्रोडक्शन है। किसी भी प्रोडक्शन में फैक्टर्स यूज होते हैं, बिना फैक्टर्स के आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा एनीथिंग क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, उसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। और ये फैक्टर्स होते क्या हैं? ठीक है, पहला होता है लैंड। ठीक है, लैंड किसका होता है? लैंड ऑनर का होता है। उसके बदले में उसको क्या मिलता है? रेंट मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी चीज को सेटअप करने के लिए कोई फैक्ट्री लगाई गई और उस फैक्ट्री कहां पे लगाई गई? एक जमीन के ऊपर लगाई गई। उस जमीन के ऊपर उसको क्या मिलता है? रेंट मिलता है। उसके बाद दूसरा जो है वो लेबर मिलता होता है, उसको क्या मिलता है? वेज मिलता है। वेज का मतलब सिर्फ वो वेज नहीं जो डेली अर्नर्स को मिलता है। वेज का मतलब यहां पे इवन सीईओ, कंपनी के जो बड़े अधिकारी होते हैं, उनको भी जो सैलरी मिलती है वो भी वेज का हिस्सा कहा जाता है। ठीक है, तो वेज का मतलब जिस भी तरीके की आपको मेहनत के बजाय जो पैसे आपको मिलते हैं वो सारी की सारी चीजें वेज के अंदर आ गई। कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी। ठीक है, तो जो आपको पूंजी देता है वो आपके उसके बदले में आपको क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। पूंजी कौन देता है? ठीक है, कंपनी के जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो आपको पूंजी देते हैं। ठीक है, कंपनी के जो बैंकर्स होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो आपको पूंजी देते हैं। उनके बदले में आप उनको क्या देते हो? इंटरेस्ट देते हो। ठीक है, और आप क्या हैं? आप एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, किनकी मदद से? इन तीनों लोगों की मदद से। इन तीनों लोगों को जब आपने पैसा दे दिया तो जो पैसा आपके पास बचा उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी देश में कोई ना कोई इन 4 चीजों के अंदर आता है। कौन से 4 चीजों के अंदर आता है? लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कैसे? इस बात को समझिए। आप या तो आप लैंड देंगे, लैंड से आप इंटरेस्ट कमाएंगे। आपके पास लैंड नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप कहीं पे
नौकरी करेंगे, 9 से 5 की नौकरी या जो भी नौकरी के नियम हैं उन नियम और शर्तों को मानते हुए आप कहीं ना कहीं नौकरी करेंगे। उस नौकरी के बदले में आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो इंडिया में या किसी भी इकोनॉमी में जो लोग नौकरी करते हैं, ठीक है, जिनकी खुद की कंपनी नहीं होती है, जो लोग नौकरी करते हैं वो सारे के सारे लेबर के कैटेगरी में आ जाते हैं। इसको अदरवाइज नहीं लेना है। लेबर का मतलब यहां पे वर्कफोर्स से है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल, ठीक है। कैपिटल कौन हो गया? बैंक्स, शेयर होल्डर्स, पार्टनर्स, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर आप खुद, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए यहां पे सरकार भी मौजूद है। कहां पे? बैंक्स में। या आपको टैक्स देना पड़ता है या कोई भी चीज देनी पड़ती है, वो सारे के सारे क्या हो गए? वो ये इसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और फैक्टर को हमेशा इंसेंटिवाइज किया जाता है। इंसेंटिवाइज करना क्या हुआ? फैक्टर का मतलब, इंसेंटिवाइज करने का मतलब जो लैंड दे रहा है उसको रेंट मिल जाए, जो लेबर है उसको वेज अच्छा मिल जाए, जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट अच्छा मिल जाए, जो कैपिटल है, जो पूंजी दे रहा है उसको ब्याज अच्छा मिल जाए, ठीक है। दूसरी चीज मैं बात करूंगा इसी चैप्टर के अंदर गुड्स की। ठीक है, गुड्स क्या होते हैं? All those inventories, that is goods and services, ready for movement in market. देखिए प्रोडक्शन से क्या हुआ? प्रोडक्शन से कोई गुड्स का निर्माण हुआ और वो गुड्स क्या है? मार्केट में रिलीज होने के लिए तैयार है, वैसे को हम क्या बोलते हैं? हम गुड्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा गुड्स भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनिशियल, इंटरमीडिएट, फाइनल, ठीक है। अब देखिए कोई फोटोकॉपियर है, फोटोकॉपी की शॉप है उसकी, तो उसके लिए जो फोटोकॉपी मशीन है वो क्या है? फाइनल गुड्स है, ठीक है। लेकिन जो कैनन और जेरॉक्स की मशीन को बेचता है वो उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। और इनिशियल गुड्स क्या है? जिस गुड्स को आप यूज करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिए। लेट्स से कॉटन है, एक व्यापारी है जो कॉटन का काम करता है, ठीक है। और एक क्या है? उस कॉटन को टेक्सटाइल में बदलता है। और तीसरा क्या है? उसको टेक्सटाइल में पेंटिंग करके उसको मार्केट में रिलीज करता है। तो एक जो व्यक्ति कॉटन का काम करता है, जो कॉटन के सीड्स को मार्केट में बेचता है, वो उसके लिए क्या है? कॉटन क्या है? फाइनल गुड्स है, ठीक है। वो उसको क्या करेगा? अब उसको बेचेगा। लेकिन उसके लिए एक कॉटन सीड क्या है? इनिशियल गुड्स है। सेम जब वो टेक्सटाइल जहां पे बन रही है, जहां पे उसको कपड़ों में तब्दील किया जा रहा है, वहां पे कपड़ा उसके लिए फाइनल गुड्स है उस एंटरप्रेन्योर के लिए। लेकिन वो जो कॉटन सीड्स है वो क्या है? उसके लिए इनिशियल है। तो कहने का मतलब उसी से फिर हम एक चीज पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस, ठीक है। जो डायरेक्टली कंज्यूम करेगा वो कंज्यूमर कहते हैं, लेकिन अगर वो रीपर्चेज और रीसेल के लिए कोई भी चीज को खरीदेगा तो वो कस्टमर होगा। लेट्स से कि मैंने एक कपड़ा खरीदा, ठीक है, वो मैंने अपने पहनने के लिए खरीदा, तो मैं कंज्यूमर हुआ। लेकिन वही कपड़ा मैंने 10 पीस लिया किसी मार्केट से और मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त को बेचूंगा, तो मैं कस्टमर हुआ, ठीक है। तो इस बात को स्पष्ट रूप से आपको समझना चाहिए कि गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक गुड्स किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड हो सकता है, किसी के लिए फाइनल हो सकता है, किसी के लिए इनिशियल हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद
एक होता है कैपिटल गुड्स। दोज गुड्स विच कैन क्रिएट कैपिटल, जो कि कैपिटल को क्रिएट कर सके, जो कि मशीनरी को निर्माण करने में आपकी मदद कर सके, जो आपके प्रोडक्टिव कैपेसिटी को और बढ़ा सके, जो आपके फ्यूचर अर्निंग्स को और ज्यादा बढ़ा सके, वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, एक कैपिटल गुड्स के अंदर आती है। उसके बाद आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। Those goods which are not purchased often, जिनको हम बार बार नहीं खरीदते हैं और खरीदते हैं इसलिए खरीदते हैं कि वो लंबा चलेगा। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं 10 साल 12 साल 15 साल तक चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक और कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा, जिससे पहले कि मैं आपको नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है, नेशनल इनकम क्या होता है, ये सारी चीजों पे मैं चर्चा करूं, उससे पहले एक दो कंसेप्ट और हम पढ़ लेते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये आगे आपको काम आएगा, इसी चैप्टर को समझने में आपको काम आएगा, या फिर जब आप सवाल बनाएंगे नेशनल इनकम से रिलेटेड, या नेशनल इनकम के जो क्वेश्चंस में जब आप आइटम्स देखेंगे, जब टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक होता है स्टॉक और दूसरा होता है फ्लो। फ्लो हमेशा ड्यूरिंग अ टाइम और एट अ टाइम। अगर मैं कहूं कि आपके सिंटेक्स में जिससे आपके नल में पानी आता है, उस सिंटेक्स में 3 बजे 700 लीटर पानी है। ठीक है, तो ये हुआ स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे कह रहे हैं कि इतना पानी है। अगर मैं कहूं कि 3 बजे 200 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी क्या हो रहा है, ये उसमें भर रहा है। ठीक है, ये हुआ फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब जब मैं कहूं कि जब मैं एवरेज की बात करूं, जब मैं टाइम पीरियड की बात करूं, एक साल में 10 बार वर्षा होती है। ठीक है, एक साल में 10 बार वर्षा होती है, तो ये हुआ फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, आज 3 बजे वर्षा हुई, ठीक है, बारिश हुई, तो वो क्या हुआ, वो हुआ स्टॉक कंसेप्ट। जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे तो हुआ स्टॉक कंसेप्ट, जब हम ड्यूरिंग अ टाइम के बारे में बात करेंगे तो वो हुआ फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक चीज और आप समझिए, डेप्रिसिएशन। वैल्यू रिडक्शन in goods and services due to regular use। एक आपने बाइक खरीदी 2012 में, 2020 में क्या वो बाइक जितने में आपने खरीदी थी उतने में बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि उसकी इंजन घिस गई होगी, उसकी सीट खराब हो गई होगी, उसकी माइलेज कम हो गई होगी। तो जब हम रेगुलर यूज किसी चीज को करते हैं तब उसकी वैल्यू घट जाती है। ठीक है, मशीनरी ले लीजिए, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, या वैसे भी इन जनरल आप देख लीजिए, कोई भी चीज जब हम उसका रेगुलर यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? घटने लगती है। आप
किसी फ्रेंड्स के यहाँ बहुत ज़्यादा, किसी एक दो चार फ्रेंड आपके होंगे, उनके यहाँ अगर आप ज़्यादा जाने लगेंगे तो आपकी वैल्यू घट जाएगी, नहीं घट जाएगी? तो रेगुलर यूज की वजह से जब किसी भी चीज़ की वैल्यू घटने लगती है तो उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा यूज आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में होने वाला है। ठीक है, तो जब हम ज़्यादा किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? घट जाती है, तो उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और एक होता है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि जब हम ग्रॉस की बात करते हैं इसका मतलब फाइनल आउटपुट ये नहीं है, इसमें कुछ सब्सट्रैक्ट होने वाला, कुछ डिडक्ट होने वाला, और फाइनल आउटपुट कुछ और है। ठीक है, तो इसीलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बिफोर डेप्रिसिएशन। आप देखिए ना, 2017 में आपने 1 लाख रुपए किसी मशीनरी में इन्वेस्ट किया। ठीक है, 1 लाख रुपए आपने किसी मशीनरी में इन्वेस्ट किया, और आप चाहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट की आपको नेट वैल्यू पता लगे, तो आप इसमें से डेप्रिसिएशन घटाएंगे, मान लीजिए 30,000 रुपए, तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 70,000 रुपए। लेकिन आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अभी क्या है? 1 लाख रुपए है। तो ग्रॉस जब भी, सुन लीजिए, जब भी ग्रॉस हम लिखेंगे तो ग्रॉस फाइनल नहीं होता है, ग्रॉस के आगे भी कुछ होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे भी ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन को हम घटाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे भी आपको नेशनल इनकम के अकाउंटिंग में ही काम आएगा। ठीक है, फैक्टर आपको समझ में आ गया, फैक्टर कॉस्ट समझ में आ गया। फैक्टर कॉस्ट में आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको जो अपने मेहनत का पैसा मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, और ये कौन बियर करता है? एंटरप्रेन्योर बियर करता है। ठीक है, और दूसरी भाषा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेंटिवाइजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब सवाल यह है कि क्या जितना पैसा लगता है फैक्टर में, क्या हम उतना ही पैसे में बेचते हैं क्या? नहीं। लेट्स से कि लैंड में आपको लगा 20 रुपया, लेबर में लगा आपको 30 रुपया, कैपिटल में आपको लगा 10 रुपया, एंटरप्रेन्योर को चाहिए 20 रुपया। ठीक है, तो क्या हम 2, 3, 5, 1, 6, 80 रुपये में बेचते हैं इसको? नहीं, हमें सरकार को टैक्स भी पे करना होता है। ठीक है, तो हम टैक्स का भी 10% ऐड कर लें, तो 80 और 8, 88 रुपये। ठीक है, अब ये मैं दिल्ली का रेट कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली में प्रोडक्शन हो रहा है। दिल्ली से बाहर जाएगा, लॉजिस्टिक चार्ज उसमें लगेगा। दिल्ली से उड़ीसा गया, झारखंड गया, बिहार गया, यूपी गया, तो यहां पे लॉजिस्टिक चार्ज लगते गए। तो जिस प्राइस पे बिकेगा उसको हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस। जितना बनने में लगा दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि विच वन इज इंपॉर्टेंट, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, लेकिन बाद में करेंगे। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट का सिर्फ और सिर्फ यह मतलब हुआ कि लैंड, लेबर, कैपिटल और प्रॉफिट, इसको करने में, इसको मैनेज करने में जितना कॉस्ट लगेगा वो हुआ फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर को इंसेंटिवाइज करने में। इसके अलावा जो भी कॉस्ट लगते हैं और फाइनल कंज्यूमर तक जितने पैसे में वो चीज पहुंचती है वो हुआ मार्केट प्राइस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इनको बताने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि ये आपको नेशनल इनकम, जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो ये चीजें आपको काम आएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, लेकिन मैं फिर से आपको एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर, या कहें तो रिवीजन के तौर पर, मैं आपको फिर से इसको बता रहा हूं। फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नेशनल इनकम को हम कैसे निकालते हैं।
ठीक है, मान के चलिए कि देयर आर 2 सेक्टर इन एन इकोनॉमी, लेट्स से, अभी हम 4 सेक्टर की बात करेंगे, लेकिन पहले हम 4 सेक्टर की बात करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति, उसका एसोसिएशन किसी न किसी के साथ होता है, ठीक है। मैं मान लीजिए मैं टीचर हूं, तो मेरा जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ मेरा एसोसिएशन है, तो मेरे लिए फर्म क्या हुआ, मेरा इंस्टीट्यूशन हुआ। आपके पापा मान के चलिए कहीं पे बैंक में जॉब करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पिताजी के लिए उनका फर्म क्या है, उनका बैंक है। हाउस होल्ड क्या है, आप और वो खुद, और आपकी जो माँ है, और आपका जो पूरा परिवार है, ठीक है। अब सवाल ये है कि एक दुकानदार है, उसका एसोसिएशन कौन है, आप हैं, क्योंकि आपके पापा को जो बैंक से इनकम मिलता है वो आप उस दुकान वाले को देते हैं, और उससे फिर आप कुछ सामान खरीदते हैं। उसका एसोसिएशन किससे है, आपसे है। आप क्या है, हाउस होल्ड है, उसके लिए क्या है, फर्म है। जहां से आपको पैसा मिले काम करने के लिए, वो आपके लिए फर्म है। जहां पे कुछ प्रोड्यूस हो रहा होता है वो फर्म होता है। आप ही कुछ प्रोड्यूस करते हैं जीवन में, ठीक है। तो हर व्यक्ति प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। तो एक फर्म और हाउस होल्ड का जब हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो फर्म और हाउस होल्ड इंटर रिलेटेड है, और ये सारा का सारा जो है एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है। मैं कैसे ये आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, जब एक फर्म जो है कुछ प्रोड्यूस करता है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है, ठीक है। फैक्टर पेमेंट का मतलब आपको समझ में आया। आप लैंड होल्डर हो सकते हैं, आप लेबर हो सकते हैं, आप पैसा देने वाला हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बदले में फर्म उसको क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, यहां पे एक चीज स्पष्ट रूप से ध्यान रखिए, आप जिस फर्म में काम कर रहे हैं उसी से आपको आपके नीड के लिए गुड्स एंड सर्विसेज मिले, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने फर्म से पैसा कमाया और आपने दूसरे फर्म को दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां पे आपके पापा जहां पे काम करते हैं, लेट्स से आपके पापा बैंक में काम करते हैं, तो उनका काम, बैंक का जो काम होता है वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन होता है, उसके बदले में उनको पैसा दिया जाता है। लेकिन वापस से वो उसी फर्म में पैसा लगाएंगे ये जरूरी नहीं है। वो जाएंगे, आपके लिए बुक्स खरीदेंगे, आपके लिए ग्रॉसरीज खरीदेंगे, आपके लिए कुछ और खरीदेंगे, तो वो दूसरे फर्म में जो है वो पैसा दे रहे हैं, और वो दूसरे फर्म में जो प्रोडक्शन हुआ है वो किसी दूसरे व्यूअर के पापा उसको प्रोड्यूस करने में मदद कर रहे हैं। तो ये साइक्लिकल प्रोसीजर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इसके बदले में फैक्टर पेमेंट जो है वो मिला, ठीक है। अब उसके बाद फैक्टर सर्विसेज भी होती है। अब ये जो पैसा इनको मिलता है उससे आप स्पेंडिंग करते हैं, आपको पैसा मिला और आपने सर्विस को स्पेंड किया, ठीक है। यह आपको फैक्टर सर्विसेज आपको मुहैया करवाता है। तो एक हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म को फैक्टर सर्विसेज पहुंचाता है और उसके बदले में उसको फैक्टर पेमेंट मिलता है, ठीक है। मैं या तो लैंड दे रहा हूं, या तो लेबर दे रहा हूं, या तो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, उसके बदले में मुझे पैसा मिलता है। मैं अब दूसरे फर्म को या उस फर्म को भी पैसा दे सकता हूं, ठीक है। और उस फर्म क्या करती है, मेरे लिए गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण करती है, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उनके लिए, और फिर वापस से उस गुड्स एंड सर्विसेज को वहां पे पहुंचाने का काम करती है। तो ये इसी तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी काम करती है, और यही से हम शुरुआत करेंगे अपने नेशनल इनकम को समझने की और नेशनल इनकम के अकाउंटिंग की। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है और कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है, ठीक है। हमारी जरूरतें अलग अलग हो सकती है, हमारा जरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको एक क्लस्टर में देखें तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट प्रोडक्शन सब एक हो जाता है, ठीक है। मैं सर्विस प्रोड्यूस कर सकता हूं, लेकिन मैं सर्विस कंज्यूम करूं
मैं मान लीजिए कि मैं आपको एजुकेशन सर्विस दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं किसी और सर्विस को कंज्यूम करता हूं तो वहां पे मैं कंज्यूमर हो गया और वहां पे कंज्यूम करके मैंने पैसा दिया, ठीक है, लेकिन यहां पे मैं प्रोड्यूसर हूं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर, हाउस होल्ड और फॉर्म में ये बहुत बड़ा इंटरेक्शन है, ठीक है। तो अब हम इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि यही जो है, यही पेमेंट दूसरों के लिए इनकम बन जाती है और यही एक्सपेंडिचर दूसरों के लिए इनकम बन जाती है। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो आप उस 50,000 रुपए आपके, अगर आप जहां जहां खर्च करोगे वो व्यक्ति के लिए इनकम बनता जाएगा। आप बैंक में दोगे तो बैंक वालों के लिए इनकम बनता जाएगा। आप पेट्रोल डालोगे, जो पेट्रोल प्रोवाइडर है उसके लिए वो इनकम बन जाएगा। आप स्कूल में फीस दोगे, उसके लिए इनकम बन जाएगा। अब वो जो इनकम उसके पास पहुंच रहा है वो कहीं और खर्च करेगा, वो उसके लिए इनकम बन जाएगा। तो जो प्रोडक्शन होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, जो वैल्यू एडिशन होता है, उसी से पूरे देश का इनकम आता है, ठीक है। तो हर एक जगह इनकम के कुछ ना कुछ स्कोप होते हैं, हर एक जगह कुछ ना कुछ इनकम के स्कोप होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप या तो हाउस होल्ड के हिस्सा हैं या तो फॉर्म के हिस्सा हैं। बाद में हम गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर्स को जोड़ेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए या तो आप फर्म हैं या तो आप हाउस होल्ड हैं, ठीक है। और यही इनकम, यही एक्सपेंडिचर एग्रीगेट होकर के जब देश के और राष्ट्र के स्तर पे बनता है तो उसी को हम लोग नेशनल इनकम, बाद में और पहले जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहला मेथड जो होता है नेशनल इनकम को निकालने का, वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्यों, मैंने पहले ही बताया, आपका खर्च किसी के लिए इनकम है। आप खर्च इसलिए कर रहे हैं कि सामने वाला आपको कुछ दे रहा है। सामने वाला आपको कुछ दे इसलिए रहा है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है। तो आपका खर्चा भी किसी के लिए इनकम है। आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, तो आप बाइक से जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, प्राइवेट पब्लिक व्हीकल से जाते हैं, तो वहाँ भी आपने कुछ ना कुछ पैसा देना होता है। या तो आप पेट्रोल भराते हैं या तो उसको किराया देते हैं, तो वो आपका खर्चा है। तो मान के चलिए कि आपका खर्चा भी किसी के लिए इनकम है। तो इस देश में जितने खर्चे हो रहे हैं वो किसी न किसी का इनकम है। उससे आपको कितना फायदा हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर खर्च हो रहा है तो किसी न किसी के लिए इनकम है। वो खर्च बुरे कामों में हो रहा है, अच्छे कामों में हो रहा है, इससे कोई बहस नहीं है, लेकिन वो अगर पैसा आपके जेब से निकला है तो किसी न किसी के लिए इनकम है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा उसको हम देखेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के द्वारा की गई कंजम्पशन के लिए जो खर्च है वो प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड कर देंगे, प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट को निकालने के लिए हमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। या तो नेट एक्सपोर्ट दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू दी होगी, आपको क्या करना है, इनको माइनस कर देना है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं, जब आप इतना करेंगे तो आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक बात ध्यान रखिए, नेशनल इनकम हमेशा एनएनपी एफसी होती है, इस बात को स्पष्ट रूप से
ध्यान में रखिएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम ग्रॉस की बात करेंगे तो वो हमारा फाइनल नहीं है, इसके आगे भी कुछ होगा। क्वेश्चन में अगर ग्रॉस दिया हुआ है तब तो आपको ग्रॉस तक रुक जाना है, लेकिन अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो उसको निकालने के लिए आपको अभी सिर्फ आप ये समझिए कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। मैं फिर से आपको दोबारा बता रहा हूं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आपका आ जाएगा जीडीपी एंड एमपी। जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी कैसे जाते हैं इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, वो सेम है सब मेथड में। पहले आप ये समझिए कि एक्सपेंडिचर मेथड हम क्यों निकालते हैं और ये सारी चीजें क्या होती है। देखिए, मैंने आपको बोला कि आपका खर्च किसी न किसी के लिए इनकम है, आपके सरकार का खर्च किसी न किसी के लिए इनकम है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है वो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल कितना फॉर्म हो रहा है। देखिए, अगर कहीं पे मशीनरी आई है, कहीं पे प्लांट लगा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे लैंड लेबर कैपिटल खर्च हो रहा है, वहाँ पे भी किसी न किसी के लिए इनकम जनरेट हो रहा है। एक्सपोर्ट से आपके पास कितने, एक्सपोर्ट में आपने कितने पैसे जो है वो खर्च किए हैं, प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया गया है वो कितना पैसा जो है वो है। इससे क्या निकलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ठीक है, एक मेथड ये हुआ। दूसरा होता है आपका इनकम मेथड। जो इनकम की बात करता है। देखिए, जब आपने सेक्टर फ्लो ऑफ इकोनॉमी देखा तो स्पेंडिंग देखा, खर्च देखा, फैक्टर इनकम देखा, तो ये इनकम हुआ। खर्च, इनकम, ये सारी की सारी चीजें क्या है, रिलेटेड है। तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट किसके लिए, कंपनी के लिए। उसके बाद उसमें क्या ऐड कर देंगे, रेंट। उसमें क्या ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट। उसके बाद कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको तीनों माध्यम से पैसे आ रहे होते हैं, ठीक है, तो मिक्स्ड इनकम। प्लस कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा होता है तो फिर भी हम पैसा देते हैं, ठीक है ना। जैसे पीएसयूज की हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन के बदले में ही पैसा दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन नहीं भी होता है तो कुछ अलग काम के लिए जो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए भी हम पैसा देते हैं, तो वो कंपनसेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आएगा। और प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें आपको क्या ऐड कर देना है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। देखिए, कई जगह आपको प्रॉफिट नहीं दिया होगा, जहां पे प्रॉफिट नहीं दिया होगा वहां पे दिया होगा कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। इफ प्रॉफिट नॉट गिवन, प्रॉफिट अगर नहीं दिया होगा तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड
प्लस रिटेन्ड अर्निंग प्लस रिटेन्ड अर्निंग। प्रॉफिट अगर नहीं दिया होगा तो मान लीजिए इसमें से 2 दिया होगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, 1 दिया होगा तो उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट अगर नहीं दिया होगा तो, ठीक है। अगर कंपनसेशन नहीं दिया होगा तो अलग से वेज, सैलरी, कैश बेनिफिट, काइंड ये सब दिया होगा तो उसको हम ऐड कर देंगे। इसके बाद आपका आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए ये तो स्पष्ट हो गया ना कि इनकम है, एक्सपेंडिचर है, तो वो इनकम का हिस्सा बनेगा। कहीं ना कहीं कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं ना कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है। लेकिन ये तीसरा नया क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट वैल्यू मेथड। देखिए जब आप प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन को जब आप आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, लेट्स से कि एक वीट है, तो वीट प्रोड्यूसर ने 100 रुपए में एक वीट को प्रोड्यूस किया, ठीक है, और वीट प्रोड्यूसर ने एक बेकरी वाले को दिया 100 रुपए में। बेकरी वाले ने उसको 150 में बेचा, उसकी पेस्ट्री बना करके 150 में, केक बना करके उसने उसको 150 में बेचा। ये 50 रुपए का क्या है, दिस इज अ वैल्यू एडिशन विच इज ऑल्सो एन इनकम फॉर समवन हु हैज हेल्प इन प्रिपेयरिंग दोज केक। 100 रुपए का केक था जिसने वीट सप्लायर ने वीट प्रोवाइड किया, वीट था, सॉरी केक नहीं था। 150 रुपए में केक मिल रहा है, 50 रुपए कहां खर्च हुआ, उसके बनावटी में। किसने बनाया, लेबर ने बनाया, ठीक है। ईंधन का यूज हुआ, फ्यूल का यूज हुआ, किसने फ्यूल दिया, किसी और ने दिया, ठीक है। तो तमाम तरीके के जो वैल्यू एडिशन हो रहे हैं वो भी क्या, इसका क्या अभिप्राय है कि ये भी किसी के लिए इनकम का स्रोत है, ये भी किसी के लिए इनकम का सोर्स है, ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट वैल्यू मेथड कैसे निकालते हैं। देखिए प्रोडक्ट वैल्यू मेथड में सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो ये करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। हम यूनिट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि इसमें केक और वीट प्रोवाइडर में एक यूनिट वो था जो वीट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा यूनिट ये है जो कि केक दे रहा है। तो वहां पे 2 यूनिट हुआ, 2 यूनिट को हमने आइडेंटिफाई किया और उसको क्लासिफाई कर दिया। दूसरा है एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ईच ईयर। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ईच ईयर। हर साल उसमें कितना ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है। 100 और 150 में 50 रुपए का ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है। अब ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन हम कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। केक कितने का, 150 रुपए का, वीट कितने का था, 100 रुपए का, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 50, ठीक है। जब हम इसको निकालेंगे, हर एक सेक्टर का आपको निकालना है और आपस में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब मान के चलिए कि जब उसने पैसा लगाया था अपनी खेत में, ठीक है, जब उसने सीड्स को सो किया था, वहां पे लगाया था, तो वो सीड्स कितने का आया होगा, मान के चलिए कि 50 रुपए का उसको सीड्स लगा होगा, 50 रुपए उसको इरिगेशन में लग गया। यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी एक 50 रुपए का वैल्यू एडिशन है, तो 50 रुपए यहाँ और 50 रुपए उस केक को निर्माण होते तक। तो हर एक लेवल पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, और एक वैल्यू एडिशन किसी न किसी के लिए इनकम हो रहा है। इरिगेट कौन कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद रख रखाव कौन कर रहा है, 50 रुपए कहाँ खर्च हुआ, उस खेत की रख रखाव में लेबर्स लगे, ये सारी चीज़ों को करने में 50 रुपए का खर्च हुआ। तो जो भी वैल्यू एडिशन होगा
वो एक ग्रॉस वैल्यू एडिशन का हिस्सा हो जाएगा। और सारे वैल्यू एडिशन को हम ऐड जब करेंगे तो अंत में क्या निकलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या निकलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो तीनों जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज नॉट अ नेशनल इनकम। जीडीपी एट मार्केट प्राइस नेशनल इनकम क्यों नहीं है, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। और नेशनल इनकम असली में क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए यहां से यहां पहुंचने में किन किन चीजों का फर्क है। ग्रॉस, सकल की वैल्यू, मतलब ग्रॉस की वैल्यू कभी भी फाइनल वैल्यू नहीं होती है। ग्रॉस में से कुछ ना कुछ डिडक्ट होना होता है, ठीक है। ग्रॉस मतलब कुछ ना कुछ फाइनल वैल्यू नहीं है, ठीक है। और डोमेस्टिक, देखिए जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक और एन फॉर नेशनल, ठीक है। एमपी इज मार्केट प्राइस और एफसी इज फैक्टर कॉस्ट। बस इसको आप समझिए, अच्छे से समझिए कि ग्रॉस क्यों नहीं और नेट एन, एक और एन है जिसको हम लोग एन डैश से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज नेट, ठीक है। यहां पे एन डैश लगा देते हैं क्योंकि समझने के लिए कि नेशनल अलग है और नेट अलग है। पहले हम समझते हैं ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट क्या होता है, नेट को क्यों हम इंपॉर्टेंस देते हैं। ग्रॉस का मतलब कभी भी फाइनल वैल्यू नहीं होता है, ऐसी वैल्यू है जिसमें कुछ ना कुछ छिपाया गया है, ठीक है। तो हम वैसी वैल्यू को इग्नोर करते हैं जिसमें कुछ छिपाया गया है, हम हमेशा अच्छे वैल्यू पे जाते हैं। क्या उसमें डेप्रिसिएशन छिपाया गया है, उसमें कोई ऐसी चीज है जो कि छिपाई गई है, ये टोटल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम हमेशा नेट को प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब आया डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। आपने अपने एक फॉर्मूले में देखा होगा कहीं ना कहीं नेट एक्सपोर्ट लिखा था। मैंने आपको बताया था कि देश में और इकोनॉमी में अंतर होता है। जब मैं कहता हूं इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी में भारत सरकार, भारत देश, भारत की अर्थव्यवस्था जिस भी किसी देश के साथ बिजनेस कर रही है वो उसका इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा हुआ। व्हेन आई से इंडिया एज अ कंट्री, तो इंडिया के कंट्री में जो भी उनके टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर आते हैं वो इंडिया का कंट्री के लोग हुआ और इंडिया का कंट्री हुआ, इंडिया देश हुआ। लेकिन जब मैं अर्थव्यवस्था की बात करता हूं तो हमें फॉरेन को भी कंसीडर करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई आवर फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। क्योंकि आपका एक एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, उससे भी आपकी इनकम आती है, वो भी किसी के लिए इनकम होता है, उसके लिए भी आपके देश के लोग पैसा खर्च करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ हम जाते हैं, वो ज्यादा सटीक होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब एमपी और एफसी, में हम एफसी क्यों कंसीडर करते हैं, एमपी क्यों नहीं करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि एमपी का मतलब जितने पे बिका है और एफसी का मतलब जितने में उसका जिसकी फैक्टर कॉस्ट है। तो क्यों हम मार्केट प्राइस क्यों नहीं लेते हैं, मार्केट प्राइस पे ही तो बिकता है। हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि फैक्टर कॉस्ट के माध्यम से हमने किसी के लिए इनकम जोड़ दिया है, हमने किसी के लिए इनकम जोड़ दिया है। अब जो व्यक्ति इससे ज्यादा फैक्टर कॉस्ट से ऊपर का पेमेंट कर रहा है, मेरी बात को गौर से समझिएगा, अगर 100 रुपए की चीज है फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से और मार्केट प्राइस 130 रुपए है, तो 100 रुपए के ऊपर जो 30 रुपया है वो जो आप खर्च कर रहे हैं वो ऑलरेडी इनकम में इंक्लूडेड है, देश के इनकम में इंक्लूडेड है। मैं उसको अगर दोबारा ऐड करूंगा तो एग्जैगरेशन ऑफ इनकम हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, वो दोबारा इनकम दिखाई जाएगी। अब आप कहोगे कि ये कब किया, कब इंक्लूड किया। मैंने आपको बोला था ना कि जब हम एक्सपेंडिचर कहते हैं तो इसका क्या मतलब है, एक्सपेंडिचर कहने का मतलब किसी के लिए इनकम है। आपके प्रोडक्ट की, आपके खर्चे की सारी जो अकाउंटिंग है पहले हो चुकी है, तो उसको आप दोबारा क्यों करेंगे, ठीक है।
तो इसीलिए हमेशा हम फैक्टर कॉस्ट पे इसी चीज को कंसीडर करते हैं। और मैं फिर से एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि जो नेशनल इनकम होता है वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। और जो हमने अभी निकालना सीखा है वो क्या था? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आपको जीडीपी एमपी के साथ क्या करना होता है कि आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पता लग जाता है। सबसे पहले जो चीज आप ऐड करते हैं वो है एनएफआईए, जिसको हम लोग कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जिसमें जितने भी पैसे एक्सपोर्ट से इंपोर्ट से जिसमें आपने फैक्टर के रूप में फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किया है आपने, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने अपने लेबर्स लगाए, लैंड लगाए, कैपिटल लगाया, है ना। अगर आप कुछ इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो आपने कुछ पैसा लगाया, अपने लेबर लगाए। तो कहने का मतलब जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है फॉरेन में या यहां पे, तो उसको हम लोग, जब आप फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं तो फैक्टर इनकम कुछ ना कुछ रिसीव या पे होता है, तो एनएफआईए को हम ऐड करते हैं। माइनस डेप्रिसिएशन, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ ना कुछ क्या है, घटाना है। डेप्रिसिएशन हम क्यों घटाते हैं हमेशा? ताकि हम फाइनल वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंच सकें। ठीक है ना। बाइक की बात मैंने आपको की, ठीक है। क्या एक बाइक की कीमत 2012 में जो थी वो 2020 में हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है। ठीक है। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों नेट इनडायरेक्ट टैक्स? इसका पैसा हम पहले ही पे कर देते हैं। कैसे पे कर देते हैं? जब हमारा पहले एडवांस टैक्स चला जाता है या फिर हम गुड्स के माध्यम से पैसा पे कर देते हैं। तो क्यों हम दोबारा से फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे कंफ्यूज होना? आप हमेशा मान के चलिए कि फैक्टर कॉस्ट के अलावा जो भी प्राइस लगता है उसकी अकाउंटिंग पहले से हो जाती है, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो लॉजिस्टिक चार्ज हो, क्योंकि वो किसी न किसी के लिए खर्चा और किसी न किसी के लिए इनकम है, जो कि इसकी अकाउंटिंग पहले से हो जाती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जीडीपी एट एमपी से एनएनपीएफसी पे पहुंचने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ते हैं। विदेश से जितना भी पैसा आ रहा है, फैक्टर इनकम, लैंड, लेबर, कैपिटल को लगाया आपने, उसके बदले में आपको पैसा मिला, वो हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। माइनस उसमें हम डेप्रिसिएशन करेंगे और माइनस उसमें हम एनआईटी करेंगे, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो आपका आ जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एक चीज और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कि अभी हम उसको पढ़ेंगे, बेसिक नेशनल इनकम एग्रीगेट। बेसिक नेशनल इनकम एग्रीगेट। एक तो हो गया जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, वो मैंने आपको एक बार बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, वो भी इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक देश में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी उसके उसको वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? देश में, मैंने पहले ही बोला, विद इन अ कंट्री और विद इन अ ईयर, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब एक जीडीपी एमपी होता है और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट होता है। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे जाना है तो हमको एनआईटी माइनस करना होगा। ठीक है, और वाइस वर्सा, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एनडीपी एट मार्केट प्राइस।
ग्रॉस से नेट कैसे हुआ, डेप्रिसिएशन घटा दिया, ठीक है, और एनएनपी एफसी हो गया, एनडीपी एमपी हो गया और फिर एफसी हो गया। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। ग्रॉस से नेट के तरफ जाना है तो डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से अगर आपको ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, और अगर आपको नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए और वाइस वर्सा, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए आपको NFIA को प्लस करना होगा, और नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए, ठीक है, आपको NFIA माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा जो है वो है आपका फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए, मार्केट प्राइस जाने के लिए फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस अगर जाना है तो आप NIT को माइनस करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। जितने भी तमाम तरीके की चीज़ें आपको मिलती है सरकार के तरफ से, जो भी सारी चीज़ें एडवांस में आपको मिल जाती है उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। और MP से अगर आपको FC पे जाना है तो NIT को आप प्लस करेंगे। इस बात का बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे आप नेशनल इनकम को बनाना सीख जाएंगे। एक चीज बस ध्यान रखिएगा कि आपको एक दूसरे के साथ इंटरपोलेशन आना चाहिए, ठीक है, इंटरपोलेशन आपको आना चाहिए। इसके अलावा आप एक दो टर्म और सीख लीजिए। एक होता है पर्सनल इनकम, इनकम विच इज अर्नड, ठीक है, इनकम जो आपने कमाया है, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? The amount of money which can be spent, जो पैसा खर्च किया जा सकता है, डिस्पोज कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। उसके हिसाब फिर आपका आता है प्राइवेट इनकम, इनकम अर्न्ड फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेस, जिसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, पब्लिक का रोल नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। ये सारी के सारे इनकम के क्या हैं? इनकम के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी चैप्टर के अंदर, दैट इज नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। देखिए जीडीपी क्या होता है वो तो आपको पता चल गया। जीडीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है नेशनल इनकम को निकालने में, ठीक है। तो जीडीपी दो प्रकार के होते हैं, रियल और नॉमिनल, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा सा हमको समझना है। जब मैं कहता हूं नॉमिनल जीडीपी और जब मैं कहता हूं रियल जीडीपी,
सुन के तो ऐसा लगता है कि रियल जीडीपी ही असली जीडीपी है, रियल जीडीपी ही असली जीडीपी है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल जीडीपी है, लेकिन इसको हम जीडीपी के लिए यूज नहीं करते हैं ज्यादातर। हम इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हम यूज में क्या लाते हैं? नॉमिनल जीडीपी। ऐसा क्यों हम करते हैं, इस बात को समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। देश में देखिए, आपने कभी टीवी न्यूज पे डिबेट में सुना होगा जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी इतने प्रतिशत से बढ़ेगा, इतने प्रतिशत से घटेगा। आईएमएफ भी अपनी प्रेडिक्शन और वर्ल्ड बैंक और आरबीआई भी अपनी प्रेडिक्शन और तमाम तरीके के जो संस्थान है वो अपनी प्रेडिक्शन देती रहती है कि जीडीपी इतने प्रतिशत से ग्रो होने वाला है और इतने प्रतिशत से ग्रो नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि रियल जीडीपी, दोज जीडीपी which is actual, what does it mean? Final value of all goods and services produced। मैंने कहा कि 2020 और 21 में जो जीडीपी होगा वो क्या है? उस देश में फाइनल वैल्यू जो भी होगी एक गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की, वो क्या हो जाएगी? वो एक रियल जीडीपी का हिस्सा होगी। और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन क्यों? इस बात को भी हम समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि 2020 और 21 की जीडीपी है 100 करोड़, ठीक है? जीडीपी का मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। 2020 और 2021 और 22 में ये हो जाता है 150 करोड़। अब समझिए रियल जीडीपी को हम कंसीडर हमेशा क्यों नहीं करते हैं। ये 100 करोड़ से 150 करोड़ हो गया, इसका मतलब दो है कि या तो गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुई है, एक साल के अंदर 50% ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू प्रोड्यूस हुई है, और दूसरा इसका संकेत यह है, दूसरा इसका इंडिकेशन यह है कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो है, प्राइस जो है वो बढ़ गई है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इन्फ्लेटेड है और उसकी वजह से जीडीपी बढ़ा है तो यह अच्छी बात नहीं है, बल्कि बुरी बात है। क्यों? क्योंकि देश में प्रोडक्शन नहीं हुआ है लेकिन फाइनल वैल्यू बढ़ गई है। प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है तो किसी का रोजगार भी नहीं बढ़ा, ठीक है, लेकिन प्राइस बढ़ गया तो जो लोग उसको और कंज्यूम कर पा रहे थे वो लोग और कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, हमेशा एक कंपैरिजन किया जाता है। हमने क्या किया, 2010, 2011, 2016, 2017 का एक बेस ईयर बना दिया और कहा कि अब बताओ कि जीडीपी कितना परसेंट ग्रो हुआ है, ठीक है। तो जीडीपी बढ़ना और जीडीपी ग्रोथ होना दोनों में अंतर है। जब हम रियल जीडीपी कहते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। वैल्यू नॉट क्वांटिटी। वैल्यू तो प्राइस पे भी डिपेंड होता है। हम लोग कहते हैं ना कि वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो जीडीपी, रियल जीडीपी हमें यही बताता है, वैल्यू बताता है। हमें यह कभी यह नहीं बताता है कि प्राइस की वजह से हुआ है या क्वांटिटी की वजह से हुआ है। अगर क्वांटिटी की वजह से वैल्यू बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? कि देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो रोजगार आ रहा है, रोजगार आ रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा और इकोनॉमी बूम होगी। लेकिन कई बार इन्फ्लेशन की वजह से भी वैल्यू बढ़ जाती है। आप बात समझ रहे हैं? क्वांटिटी नहीं बढ़ा लेकिन प्राइस बढ़ गया तो वैल्यू बढ़ गई। इसीलिए हम अपनी पॉलिसी के लिए रियल जीडीपी का यूज ज्यादातर नहीं करते हैं। नॉमिनल जीडीपी का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये कंपैरिजन बताता है। ये क्या करता है? कंपैरिजन बताता है। हमने 2010 और 2011 का एक बेस ईयर बना लिया और उसके बाद हम 7-8 साल, 6 साल, 5 साल उसी बेस ईयर के आधार पे हम देखते हैं कि जीडीपी में कितना परसेंट ग्रोथ हुआ। तो
तो कंपैरेटिबल जीडीपी जो होता है ना वो ज्यादा अच्छा होता है बल्कि उससे कि कॉन्क्रीट जीडीपी है। हम तो ये मान करके खुश हो जाएंगे, हम तो ये मान करके खुश हो जाएंगे ना कि ये इतना % से जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या हो रहा है, वो इन्फ्लेशन की वजह से इतनी जीडीपी हो गई है, वैल्यू हो गई है, क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है। तो इसीलिए हमेशा हम नॉमिनल जीडीपी को अपने पॉलिसीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब मैंने आपको इन्फ्लेशन की बात की कि इन्फ्लेशन की वजह से ये बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन में दो चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। मैंने इंट्रोडक्शन में भी फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि इन्फ्लेशन के बारे में मैं सिर्फ बता देता हूं, इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा में विस्तार से करूंगा। तो इन्फ्लेशन को समझने के लिए मैं 2-3 मिनट आपको इन्फ्लेशन को समझाऊंगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। मैंने पहले ही बोला कि जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज। तो जनरल प्राइस लेवल ऑफ व्हाट? एक गरीब के लिए कंजम्पशन पैटर्न कुछ अलग हो सकता है, एक मिडिल क्लास के लिए अलग हो सकता है, एक रिच के लिए अलग हो सकता है। तो इन्फ्लेशन हम कैसे नापें कि इन्फ्लेशन बढ़ा घटा? मेरे लिए कुछ पर्टिकुलर चीज की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो मैं समझूंगा कि देश में महंगाई आ गई है। एक गरीब के लिए किसी पर्टिकुलर चीज की रेट बढ़ जाएगी तो उसके लिए वो महंगाई आ गई है। और हम दोनों के लिए जो चीजें बहुत मैटर करती है वो एक रिच क्लास के लिए मैटर नहीं करती है। जब तक उसके लग्जूरियस लाइफ पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तब तक वो कहेगा कि देश में इन्फ्लेशन नहीं है। तो सरकार किसका सुने? सरकार ने कुछ बास्केट ऑफ गुड्स बनाए जो कि हर तबके के लोगों के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। और कहा कि अगर इसमें एवरेज प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इसके लिए 2 बास्केट बनाए गए और जिसका नाम है WPI और CPI। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी हम क्या फॉलो कर रहे हैं इंडिया में? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहले क्या करते थे? होलसेल प्राइस इंडेक्स करते थे। अब थोड़ा सा हम इसमें डिफरेंस समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब कुछ एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइस जो होलसेल लेवल पे होती है। एसेंशियल कमोडिटीज हमारे पास आती है, वो डिफरेंट रास्ते से आती है, ठीक है। जो एसेंशियल कमोडिटीज सरकार ने बना रखी है, आप इसके रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी कमोडिटीज है जिसको एसेंशियल मानती है क्योंकि वो लिविंग स्टैंडर्ड, एक नॉमिनल हाइजीन लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो कमोडिटीज बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है। तो कहने का मतलब जब वो होलसेल पे होता है तो वो कितने का होता है, जब वो कंज्यूमर के पास आता है तो वो कितने का होता है। तो होलसेल के पास जब वो सारी चीजों की लिस्ट आती है उसका प्राइस लिस्ट होता है, और जो कंज्यूमर के हाथ में जब वो प्रोडक्ट आता है तो उसका प्राइस लिस्ट क्या होता है। इसी को हम लोग इसमें जब चेंज आता है, जब इसमें चेंज आता है 1 साल 2 महीने क्वार्टर वाइज जब चेंज आता है, उसी को इंडेक्स मेजर करने का काम करता है। होलसेल मतलब होलसेलर जो होते हैं, प्राइवेट कंज्यूमर नहीं। तो सरकार ने यह कहा कि प्राइवेट कंज्यूमर जो होते हैं, जो पर्सनल कंज्यूमर होते हैं, जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं, वही तो असली बेनिफिशियरी होते हैं। इसके वजह से सीपीआई को उन्होंने कहा, सीपीआई को तवज्जो दिया और कहा कि सीपीआई को ही हम इन्फ्लेशन मेजर करने का एक मापदंड बनाएंगे, क्योंकि सीपीआई जो है उसका डेटा बहुत जल्दी आ जाता है, उसका डेटा बहुत जल्दी आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, सीपीआई हमेशा कंज्यूमर से जुड़ा होता है, एंड यूजर से जुड़ा होता है। तो इन्फ्लेशन की ट्रू पिक्चर जो है, इन्फ्लेशन की जो असली कहानी जो है, वो कंज्यूमर ज़्यादा बता सकता है, होलसेलर कम बता सकता है। क्योंकि कंज्यूमर, होलसेलर के लिए क्या होता है, होलसेलर के लिए इस प्रोडक्ट को रिलीज करना है, और कंज्यूमर के लिए हर एक चीज़ मैटर करता है कि कैसे इनकम आएगा और कैसे उसको कंज्यूम करेगा। इनकम की वजह से उसका यूज पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। ये तमाम तरीके की जो चीज़ें होती है वो कस्टमर को ज़्यादा प्रभावित करती है। तो सरकार ने कहा कि अब से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होगा उसी के बेसिस पे हम इन्फ्लेशन को तय करेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे नहीं करेंगे।
क्योंकि होलसेलर की संख्या बहुत कम है। कंज्यूमर जो मेन उपभोक्ता है, उसका इनकम, उसका यूसेज पैटर्न, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, दैट मैटर्स अ लॉट, राइट। तो ये समझने की बात है। देखिए, इसमें आप ये समझिए कि एक व्यक्ति किसी भी चीज का होलसेलर है तो कहीं ना कहीं वो एक फाइनल कंज्यूमर भी है किसी अन्य प्रोडक्ट का, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे देश में या किसी भी देश में इन्फ्लेशन को मेजर करने का यह तरीका है कि कंज्यूमर के प्राइस के इंडेक्स को देखा, कुछ एसेंशियल कमोडिटीज को देखा और उसमें देखा कि एवरेज चेंज कितना आ रहा है। मान के चलिए 100 प्रोडक्ट है, तो 100 प्रोडक्ट में डिमांड और सप्लाई की वजह से उसका प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन हुआ, और ज्यादा हुआ तो वो क्या हुआ, उसको हम लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी चैप्टर में है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या जीडीपी अच्छी है तो वेलफेयर भी अच्छा है? इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग, वेलफेयर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग? नॉट पॉसिबल, ऑलवेज नॉट पॉसिबल। If GDP is growing by 5%, employment is growing by 5%, development is growing by 5%, all the positive implication, all the positive variables of the economy are growing by the same proportion? No, not at all. Why? इसके कुछ कारण है। So there is not a positive relation between GDP and welfare. There is not a perfect correlation between GDP and welfare. There may be a positive correlation, there may be a positive association we can say between GDP and welfare, but GDP और welfare में सीधा संबंध नहीं है। GDP अच्छा है इसका मतलब welfare भी अच्छा हो, इसका ये तरीका, ये बोलना सही नहीं होगा। इसके कई कारण हैं, एक दो कारण पे हम चर्चा करते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है? आप सेंसेक्स के बढ़ने से, निफ्टी के बढ़ने से, या किसी कंपनी के Q4 में कुछ प्रॉफिट हुआ है और उसके वजह से अगर जीडीपी बढ़ा है, तो इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो गांव गरीब जनता जो है उसको नौकरी मिल गई है और उसके जीवन का जो स्तर है उसमें सुधार आया है। हमारी व्यवस्था ऐसी है कि जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा नहीं है। 93% लोगों के पास जितना पैसा है उतना 7% लोगों के पास पैसा है। मतलब 93% लोग जितना पैसा होल्ड करके रखते हैं, जितना कैपिटल इनके पास है, उतना ऊपर के 7% लोगों के पास है। अगर मान लीजिए कि इनका वेल्थ 10% से बढ़ा, तो हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं इनका भी वेल्थ 10% से बढ़ा। आपके घर में 10 लोग हैं मान के चलिए, और आपके घर में 8 लोग बेरोजगार हैं और 2 लोग कमा रहे हैं और जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए है, और उन दोनों की सैलरी जो है 50% बढ़ जाती है, तो 1.5 लाख हो गया, 3 लाख रुपए हो गए। तो मैं अगर ये कह दूं कि पूरे घर का इनकम 30,000 है, 3 लाख को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो इतना इनकम सबके पास है, ये कहना उचित नहीं होगा। 8 लोग अभी भी बेरोजगार हैं, तो वेलफेयर कहां हो रहा है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो पहली समस्या जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी पे है, ठीक है, कि जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खराब है, ठीक है। 93% लोगों के पास 7% लोगों जितना पैसा है, तो आप मान के चलिए कि फिर वैसे में हम ये कैसे कह सकते हैं कि जीडीपी जब बढ़ेगा तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, ठीक है। पहला रीजन तो ये है। दूसरा ये है कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज।
हमारे यहाँ कुछ एक्सचेंज ऐसे भी होते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। आप लोगों में से कुछ की जो मम्मी होगी वो काम करती होंगी, तो क्या उनके बदले में उनको पैसा मिलता है क्या? तो जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं। जीडीपी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। आपकी मम्मी अगर मान लीजिए कि घर की साफ सफाई करती है, या कोई भी, पापा भी, और आप खुद भी करते हैं, तो घर की साफ सफाई करते हैं, बर्तन धोते हैं, पेड़ पौधों में पानी देते हैं, तो क्या इसके बदले में आपको पैसा मिलता है क्या? आप प्रोडक्शन का काम तो तब भी कर रहे हैं, आप एक व्यक्ति की जॉब तो तब भी खा रहे हैं, लेकिन आपको उसके बदले में पैसा नहीं मिलता है। सो प्रोडक्शन का मतलब, उत्पाद का मतलब देश में हमेशा पैसा बढ़े और लोगों का कल्याण हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बिना मॉनेटरी के एक्सचेंज के किए जाते हैं, और बिना मॉनेटरी के एक्सचेंज के करने के कारण क्या होता है, वहां पे सबका वेलफेयर नहीं हो पाता है। तो तमाम तरीके के कारण होते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि आप डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हैं। 17 गोल्स हैं डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है, जो कि यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनओ ने कहा है। तो जीडीपी का मतलब डेवलपमेंट का और वेलफेयर का मतलब विमेन एम्पावरमेंट से है, सोशल जस्टिस से है, इन्वायरमेंट से है, क्लीन एनर्जी से है, कार्बन एमिशन से है, जस्टिस से है, पीस से है, प्रोस्पेरिटी से है। तो एसडीजी के माध्यम से 17 गोल हमें दिए गए हैं अचीव करने को 2030 तक। तो क्या ये जीडीपी के बढ़ने से ये सारे गोल संभव हो? ऐसा नहीं है। क्या पैसा आने से शांति हो जाता है? ऐसा नहीं है। क्या पैसा आने से कार्बन एमिशन कम हो जाएगा? ऐसा नहीं है। क्या पैसा आने से पॉल्यूशन कम हो जाएगा? ऐसा नहीं है। क्या पैसा आने से समाज में न्याय बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं है। क्या उत्पादन बढ़ने से ये सारी चीजें हो जाएंगी? ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब जीडीपी और वेलफेयर एक साथ नहीं बढ़ते हैं। हो सकता है कि जीडीपी के बढ़ने से थोड़ा बहुत वेलफेयर बढ़ जाए, लेकिन अगर आप ये कहेंगे इन दोनों में सीधा संबंध है और सटीक संबंध है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आज इतना ही, और आज ये सेकंड चैप्टर आपका ख़त्म होता है, और अगले लेक्चर में हम मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।